गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटी का जो सेशन चल रहा है टॉपिक वाइज, उसमें आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा मूल अधिकार का सेशन चल रहा है उसका पार्ट 1 हो गया, आज पार्ट 2 हो रहा है। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे सभी आर्टिकल्स के बारे में कि कौन कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, मूल अधिकार किस भाग में है, वो कल हम देख चुके हैं। आज हम सारे आर्टिकल्स के बारे में समझेंगे। तो ये लिखा गया फंडामेंटल राइट्स, इसी फंडामेंटल राइट्स के बारे में आगे हम समझेंगे। जबकि हम यहाँ तक कल देख चुके थे कि मूल अधिकार कितने प्रकार के मूल संविधान में थे, तो 7 अब कितने हो गए हैं, तो 6 हो गए हैं। जिसमें सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक ले था। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार था जो कि 19 से 22 तक ले स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ये 2 आर्टिकल्स है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार बताए गए हैं। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता की बात। धार्मिक स्वतंत्रता में आर्टिकल्स 25 से 28 जो आर्टिकल्स है इनके बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। नेक्स्ट आता है संस्कृति एवं शिक्षा के संरक्षण के संबंध में मूल अधिकार, तो इसमें हो जाएगा हमारा 29 और 30 2 आर्टिकल्स आते हैं। और नेक्स्ट आता है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल्स 31, जिसको समाप्त कर दिया गया है और इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया संपत्ति के अधिकार को। और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। तो ये हम देखेंगे। और इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है यदि किसी प्रकार का मौलिक अधिकार में हनन होता है उनका, तो इसी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज हम सारे आर्टिकल्स को एक एक करके समझेंगे कि कौन सा आर्टिकल्स क्या कर रहा है। सबसे पहला हम चलेंगे समानता के अधिकार। समानता का अधिकार यानी कि इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यानी भारत के निवासी जो है, इसमें सभी विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी इक्वल है, किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो ये जो बातें कही गई है संविधान के अंतर्गत, तो ये समानता के अधिकार के तहत, तो ये कौन कौन से इसमें आर्टिकल शामिल किया गया है, इसको हम जोड़ करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो होगा आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, 14 से 18 4 गो आर्टिकल्स समानता के अधिकार को हमें देता है। 4 गो आर्टिकल्स किसके बारे में बताता है? समानता के अधिकार के बारे में। सबसे पहले अगर देखेंगे कि आर्टिकल्स 14 नंबर जो है वो क्या बताता है, तो आर्टिकल्स 14 कहती है कि विधि के समक्ष सभी लोग इक्वल है, सभी समान है, किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई अमीर आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा तो उसको किसी प्रकार की सज़ा में कटौती की जाएगी, उसको क्षमा कर दिया जाएगा। अगर कोई गरीब आदमी अगर किसी का मर्डर करता है तो उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई एक कुल अपराध करता है, अगर वो कोई भी व्यक्ति हो, तो उस हिसाब से सबके लिए कानून एक समान होगा। तो यही बात यह आर्टिकल 14 कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष न्याय के नज़र में सभी समान है। क्लियर? आर्टिकल्स 15 की बात आती है। आर्टिकल्स 15 भी जो है ना समानता से ही संबंधित है, लेकिन आर्टिकल्स 15 ना 5 प्रकार के समानताओं के बारे में बात करती है। कितनी प्रकार के? 5 प्रकार के मुख्य रूप से समानता के बारे में बात करती है। पहला कहता है कि जाति, फिर दूसरा धर्म, जाति, धर्म, लिंग, ये जो महिला और पुरुष के अधिकार में जो भिन्नता देखने को मिलती है उसके बारे में भी यहाँ कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, भाषा। ये जो अभी आजकल देखे हुए है कि मराठी लैंग्वेज को लेकर के महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है, तो ये जो भाषाविद की बात आती है, तो ये भाषा की भी समानता की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर कहा गया 5 प्रकार से क्या कि जाति, धर्म, लिंग और भाषा और वंश, जन्म स्थान। यदि जैसे हम बिहारी
कहा जाता है महाराष्ट्र के लोग वहाँ पर जाकर के बिहारी कर करके उसे हीनता के प्रताड़ना के भाव से देखने का जो प्रयास किया जाता है, उसे वहाँ से भगाया जो जाता है। तो ये जो जन्म स्थान के रूप में, यानी कि हम बिहार के क्षेत्र से हैं, ये जो क्षेत्रवाद भावना है, जन्म स्थान के कारण जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, इसके बारे में भी मूल अधिकार में बताया गया है कि हमें इस आधार पर भी समानता होनी चाहिए। इसके विरुद्ध यदि कोई काम करेगा तो उसके लिए भी कानून है। तो ये 5 प्रकार के भेदभाव से मनाही करता है, मूल अधिकार में मनाही किया गया है। किसके आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए कहा गया है? तो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। यदि कोई गांधी जी का बेटा है, अगर पोता है उनका, उनके वंश का है, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग कानून होगा, मेरे लिए अलग कानून होगा। यानी जाति और वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है, लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं कि महिलाएं तो उनके कोई अधिकार नहीं है, पुरुष है तो उनका अधिकार है, ट्रांसजेंडर का अधिकार नहीं है। तो ये लिंग के आधार पर भी किसी प्रकार के भेदभाव करने से मना किया गया है। तो ये हम समझेंगे 5 प्रकार में। सबसे पहला जाति, धर्म, लिंग और वंश और स्थान, ये 5 प्रकार के भेदभाव करने से, इस 5 प्रकार के भेदभाव के करने से मना किया गया है मूल अधिकार के तहत। किस आर्टिकल्स में? 15 में। 14 में क्या कहता है? सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। 5वां में देखिए, एक याद भी आप रख सकते, 14 मतलब 4 शब्द, 4 शब्द में क्या कहा गया है? तो विधि के समान होंगे, सब एक समान रहेंगे। और 15 में क्या कहा गया? 5 गो भेदभाव नहीं करेंगे। कौन कौन था? जाति, धर्म, लिंग, स्थान और वंश के आधार पर। उसके बाद 16 क्या कहता है? समान अवसर की बात करता है। समान अवसर का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी प्रकार के सेवा, नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाएगा, सभी के लिए समान अवसर है, योग्यता के अनुसार सभी को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, सेवा में शामिल किया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति यहाँ पर जोड़ा गया है, जिसमें 16 का ए और 16 का बी करके 1 और 2 करके, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण का जो प्रावधान आता है ये इसी के तहत यहाँ पर, क्योंकि आरक्षण भारत में सकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक चीज़ों को दर्शाता है, न कि नकारात्मक चीज़ों को। क्योंकि आरक्षण उन लोगों के लिए है जो समाज में दबे कुचले हैं, वर्ग है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसीलिए ये एक सकारात्मक विचारधाराओं से है, सकारात्मक इंडिकेशन के लिए जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कुछ विशेष है, खास तौर पर एक ये कि समाज के जो व्यक्ति जाति के आधार पर पिछड़े रह गए हैं भारतीय समाज में, उसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण जैसा प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी, जो महिलाएं पीछे हैं, उसे भी भारत के विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए भी कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये एक विशेष तौर पे उसका अलग से है, लेकिन ऐसे सभी के लिए समान अवसर की बात कहा गया है आर्टिकल 16 में। तो आर्टिकल 16 में नौकरी में सभी को समानता की बात करती है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत हो। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, ये जैसे नहीं कहते हैं हम छुएंगे तो छुआ जाएगा, तो ये 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। पहले होता था बहुत ज़्यादा ये चीज़, छुआछूत वाला प्रावधान बहुत ज़्यादा था, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है हमारे समाज में अब, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए इन चीज़ों को यहाँ ऐड किया गया कि छुआछूत की जो ये भारतीय समाज में इतनी बड़ी एक कह सकते हैं विडंबना आज भी मौजूद देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इनको शामिल किया गया कि छुआछूत जैसे भावनाओं का अंत होना चाहिए। ये समाज के हित के लिए नहीं है और नहीं तो राष्ट्र के विकास के लिए सही है। इसीलिए अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कहता है मूल अधिकार में, समानता के अधिकार के तहत। किसमें? आर्टिकल्स 17 में। तो 14 क्या कहा? सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। 15 क्या कहा? 5 प्रकार के चीज़ों से हमें भेदभाव नहीं करना है। किसके किसके आधार पर? तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और स्थान के आधार पर। ये हो गया।
16 कहता है सभी को नौकरी में समान नियोजन में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा, समाप्त कर दिया जाएगा, अस्पृश्यता जैसी भावनाओं का अंत होना चाहिए। तो ये आर्टिकल्स 17 में कहा गया है। और आर्टिकल्स 18 क्या कहता है 18 कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। उपाधि का मतलब क्या होता है कि कुछ विशेष वर्ग के द्वारा कुछ विशेष उपाधियां प्रदान की जाती हैं, तो ये जो उपाधि है इसका अंत होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति विदेशी जो कुछ उपाधि अन्य देश के द्वारा जो दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को उपाधि, तो वो व्यक्ति उसे तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देते हैं। तो राष्ट्रपति के बिना सहमति के भारत के कोई भी नागरिक विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि को ऐसे ही ग्रहण नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति यदि उस पर सहमति जताते हैं तो जाकर के वह उपाधि धारण कर सकता है। तो ये जो विशेष प्रकार की उपाधियां दी जाती थी पहले, राय बहादुर, फिर उसके बाद क्या है तो नाइटहुड, ये जो सर, इस तरह के जो उपाधियां होती हैं, ये उपाधियों के बारे में कहा गया। यहाँ पर उपाधियों का अंत होना चाहिए। उपाधि लिया जाएगा जब राष्ट्रपति जब तक उस पर मुहर नहीं लगाती है, उसकी सहमति व्यक्त नहीं करती है, तब तक हम उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये इस तरह का जो एक उपाधि लगता है, ये सरनेम आता है, इसके बारे में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा सकते हैं। तो ये उपाधि अलग आ जाता है इसमें। तो ये क्लियर हो गया समानता का अधिकार। समानता के अधिकार आर्टिकल्स 14 से लेकर के 18 तक ले। अब हम आते हैं, दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हमारा क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जब बात आएगी तो आर्टिकल्स 19 से लेकर के 22 तक ले, आर्टिकल्स 19 से 22 तक ले स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आर्टिकल्स 19 के बारे में अगर हम देखेंगे तो केवल आर्टिकल्स 19 में ही लगभग 7 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल्स 19 में क्या कहा गया है? 7 प्रकार के स्वतंत्रता। वो 7 प्रकार के स्वतंत्रता कौन कौन से हैं उसको हम एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहले कहा गया कि आर्टिकल्स 19 में कई प्रकार के स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। अगर आर्टिकल्स 19 के ए के पहला अगर ABCD करके इसको जोड़ा गया है। ए में क्या कहा गया है? विचार। विचार मतलब मेरे अंदर कोई भी विचार अगर आता है तो ऐसा नहीं कि हम सोच नहीं सकते हैं। मेरे पावर अगर मेरे पास है सोचने के तो हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर कोई विचार आता है तो हम उसे व्यक्त भी कर सकते हैं, यानी कि हम कहीं कह सकते हैं इस चीज़ों को भाषण के माध्यम से, सभा में जा कर के। तो वही बात कर रहा है कि विचार और अभिव्यक्ति, हम विचार कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है, हमें विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। अब ऐसा नहीं कि विचार कर रहे हैं किसी का हम मर्डर करेंगे एकदम, तो ऐसा विचार नहीं करना है, लेकिन अच्छे विचार कीजिए जिनसे मानव समाज का कल्याण हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके, समाज में खुशहाली आ सके, समृद्धि हो सके, तो कुछ ऐसा विचार करना चाहिए। तो विचार, उसके बाद आता है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया की बात की गई है कि मीडिया भी तो एक तरह की अभिव्यक्ति ही करती है, तो इसीलिए प्रेस की अभिव्यक्ति की बात की गई है, स्वतंत्रता की। विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस। उसके बाद इंटरनेट को भी इसी में रखा गया। एक बार क्वेश्चन भी ये पूछा गया था तो UPSC के एग्जाम्स में इंटरनेट संबंधित जो सुरक्षा स्वतंत्रता का अधिकार है वह मौलिक अधिकार में किस आर्टिकल्स के अंतर्गत इसे रख दिया गया है? तो याद रखेंगे आर्टिकल्स 19A के अंतर्गत ए। तो इंटरनेट। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। भारत में हालांकि ये बहुत बाद में आई थी। तो ये जो सूचना पाने का जो अधिकार है हमें, राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो बात की जाती है, यह भी बात किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? 19 के ए में। सूचना पाने का अधिकार, तो विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस, इंटरनेट और इंटरनेट के बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन। टोटल 5 प्रकार की बात कहा गया है 19 के ए में। फिर दूसरा आता है 19(1) के बी में। 19(1) के बी क्या कहता है?
सभा करने की स्वतंत्रता है। अब देखिए हमारे पास तो हमारे यहाँ आम पार्टी अलग अलग एकदम एक मतलब जितनी भी पार्टियां बनती रहती है वो सभा भी करती है। तो ये जो सभा करने की बात की गई है यही स्वतंत्रता की बात है कि सभा करने के जो हमें स्वतंत्रता दिया गया है, हम किसी भी प्रकार के सभा का आयोजन कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं कोई भी। तो सभा सम्मेलन की जो बात आएगी तो वह किसके तहत हमें ये स्वतंत्रता मिली है? आर्टिकल्स 19(1) के बी के तहत सभा और सम्मेलन। नेक्स्ट है 19(1) के सी। तो 19(1) के सी में क्या कहा गया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम किसी भी प्रकार के यूनियन बना सकते हैं, मतलब संगठन को तैयार कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। तो ये संघ बनाने की जो बात आएगी तो 19(1) के सी में कहा गया है। पहला 19(1) के ए में क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस, इंटरनेट, राइट टू इंफॉर्मेशन की स्वतंत्रता। बी में क्या कहा गया है? तो बी में कहता है कि हम सभा कर सकते हैं, तो बी में सभा करने की स्वतंत्रता। सी क्या कहता है? अगर आप सभा कर लिए, लोगों के एकत्रित कर लिए, तो आप कोई सम्मेलन बना सकते हैं, संगठन को खड़ा कर सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। तो सी में संगठन की बात की गई है। डी कहता है 19 का 1D कहता है कि हम भारत के जो भूखंड है वर्तमान स्वरूप में अभी, इस भूभाग के अंतर्गत भारत के किसी भी कोने में जाकर के घूम फिर सकते हैं। अभी हाल ही में हम गए थे, हम लोग कुछ पर्यटक गए थे जम्मू कश्मीर, वहाँ पर क्या हो गया? उनको मार दिया गया आतंकवादी हमला के तहत। तो ये जो बात है घूमने की बात, भारत में हम कहीं भी जाकर घूम सकते हैं, हमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हो सकता है, हमें ये जो घूमने का अधिकार दिया गया है। तो ये 19(1) के डी में, 19(1) के डी में है, भारत के भूभाग के किसी भी क्षेत्र में हमें भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। कौन सा आर्टिकल? 19(a) के डी में। डी में चारों दिशाओं में घूमेंगे, दिशाओं का चक्कर लगाएंगे हम, तो डी में दिशा का चक्कर लगा सकते हैं। तो याद रखने के लिए थोड़ा सा कोड वर्ड यूज करेंगे हम लोग। 19(1) के ई में क्या कहा गया है कि यदि हम कहीं गए घूमने, बाय द वे मैं गई घूमने जम्मू कश्मीर, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का जगह, वहाँ का वातावरण, फिर मुझे लगेगा कि हम यहाँ ज़मीन खरीद के निवास कर जाएं, वहीं बस जाएं। तो ये बसने की जो बात आती है, जब भी बसने की बात आएगी तो ये हमें जो स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी राज्यों में जाकर हम बस सकते हैं, किसी भी कोना में जाकर निवास कर सकते हैं। तो निवास करने की जो बात की जाएगी वह 19(1) के ई में हम क्या करेंगे? किसी भी भारत के किसी भी कोना में जाकर निवास कर सकते हैं। उसके बाद आता है 19(1) के एफ में कहा गया है कि जमीन, धन, संपत्ति किसी भी राज्यों में अगर हम कमाने, जैसे देखिए बिहारी कहाँ जाता है कमाने? मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक आदि सारे क्षेत्रों में जाते हैं, बेंगलुरु, कोलकाता। तो ये सब जो क्षेत्र है वहाँ पर वो लोग जाते हैं कमाने, धन संग्रह वहाँ करते हैं, अपना कमा करके पैसा संचित करते हैं, बचाते हैं। तो फिर वहाँ पर ज़मीन भी वो लोग खरीद लेते हैं। ज़मीन खरीदने के बाद लगता है बस जाए तो निवास भी कर जाते हैं। तो ये जो भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में जा करके, वहाँ जा करके हम संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। यह अर्जन करने का जो अधिकार मिला है हमें, ये किससे मिला है? एफ में। देखिए एफ से फाइनेंस, तो याद रखेंगे एफ से फाइनेंस, यानी कि जमीन या धन वगैरह सब संपत्ति संग्रहण करने का अधिकार हमें दिया गया है। तो ये आ गया एफ में। उसके बाद 19(1) के जी क्या कहता है? 19 का जी क्या कहता है? रोजगार, यानी कि हम कहीं जाएं तो हमें रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि यदि मैं बिहार से हूं तो जाकर के अगर मैं दिल्ली में काम करता हूं तो वहां के लोग मुझे कहें कि आपको यहां आना मना है, आपको रोजगार यहां नहीं मिलेगा। केवल इस आधार पर कि हम बिहार के हैं इसलिए अगर मुझे रोजगार नहीं मिलता है तो वो मेरे लिए ये स्वतंत्रता का जो अधिकार मुझे मिला है 19 के तहत, उसका उल्लंघन माना जाएगा और हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप लोग को पता ही है कि आर्टिकल्स 32 के तहत हमें यह अधिकार है कि यदि कोई मेरा मौलिक अधिकार के तहत अगर कोई इसी प्रकार का हनन कोई करेगा तो मैं कहाँ जा सकती हूँ? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो यही बात है, ऐसा नहीं कर सकता, केवल मुझे इसलिए कोई नहीं रोक सकता कि मैं बिहार से हूँ तो मुझे दिल्ली में कोई जॉब न मिले। तो ये आप समझ गए, रोजगार भी पाने का हमें स्वतंत्रता मिला है कि हम रोजगार
पा सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये टोटल 19 के तहत टोटल 7 प्रकार के अधिकार। पहला क्या है, आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल कराते चलते ताकि याद रह सके। पहला क्या होगा, विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस, इंटरनेट और राइट टू इंफॉर्मेशन। बी क्या कहता है, सभा करने की बात करती है। सी क्या कहता है कि हम सम्मेलन को संगठन बना सकते हैं, सी कहता है। डी क्या कहता है, तो दिशाओं में हम घूम सकते हैं, चारों दिशाओं में घूमेंगे, डी कहता है। ई क्या कहता है, हम कहीं भी जाएंगे तो निवास कर सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में जा करके। उसके बाद एफ क्या कहता है, हम संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में। देखिए पहले जम्मू कश्मीर में हम संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते थे, बट अब जब से वो 2019 से जब से वो 2 यूटी में बट गया है तो अब वहाँ भी है कि हम ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये आ गया एफ में। जी में रोजगार पाने का अधिकार है हमें। अब आते हैं आर्टिकल्स 20 में। आर्टिकल्स 20 क्या कहती है, आर्टिकल 20 में कहा गया कि अपराधियों को संरक्षण देने की बात कहा गया। भाई अपराधियों को हम क्यों संरक्षण देंगे, अपराध किया है, गुनाह किया है, उसने किसी के साथ गलत किया है तो हम उसको क्यों संरक्षण दें उसको। लेकिन हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत संविधान लिखने वाले व्यक्ति ने इन लोगों के लिए भी अच्छा ही सोचे हैं कि कैसे अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसको भी संरक्षण देना है। तो ये अपराध के संरक्षण की जब बात आएगी कि किसी भी व्यक्ति अपराधी को संरक्षण कैसे दिया जाएगा, कब देना है, तो अपराधी को भी जेल में संरक्षण देना है। कैसे, अगर बाय द वे वो जेल में गया, किसी प्रकार का कोई क्राइम किया है, बाय द वे उसने किसी महिला के साथ, गर्ल्स के साथ या नाबालिग के साथ रेप जैसे कांड किए हैं और उसको जेल में रखा गया है, तो वहाँ के कुछ व्यक्ति अगर जेल में है जो वो इस बात से उसका मर्डर भी कर सकता है, उस पर हमला कर सकता है, बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो ऐसा इसीलिए कहा गया है कि उसको भी संरक्षण दिया जाए। तो ये ही संरक्षण आर्टिकल्स 20 में याद रखेंगे कि अपराधियों को भी संरक्षण की बात की गई है। इसमें कहता है एक और, इसमें 1-2 प्रावधान है, आप लोग याद ही रखिएगा क्योंकि ये प्रावधान से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें कह रहा है तत्कालीन कानून के हिसाब से ही उसे सजा मिलेगा। यदि हम कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति 2025 में किसी प्रकार का क्राइम कर रहा है और 2025 में जो कानून व्यवस्था है उसके आधार पर ही उस व्यक्ति को क्या होगा, सजा होगा, न कि अभी वो क्राइम कर रहा है 2025 में और उसको सजा मिलेगा मुगल वंश के दरमियान में जो कानून व्यवस्था था उसके आधार पर या फिर मौर्यों के काल का। तो ऐसा प्रावधान नहीं है। यह कहा है कि जब व्यक्ति क्राइम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति क्राइम किया, उसी टाइम जो कानून व्यवस्था चल रहा है, जो कानून है, उसी कानून के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। राइट, सही। अब आते हैं कि एक गलती का एक ही सजा। यदि कोई व्यक्ति एक गलती किया है, एक क्राइम किया है, एक अपराध किया है तो उसको एक ही सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसने किसी एक व्यक्ति का मारा है तो उसको 5 बार उसको फांसी पर धर के लटकाएंगे, फिर बांधेंगे, फिर उतारेंगे, फिर बांधेंगे, फिर कि 5 बार इसको लटकाओ। तो ऐसा नहीं है, एक गलती के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया। डबल गलती करेगी तो फिर डबल सजा उसको, लेकिन एक गलती की एक सजा। जिस समय क्राइम करेगा जिस समय वो क्राइम करेगा उस समय के अनुसार उसको सजा मिलेगा। उसके बाद गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यदि कोई क्राइम किया है, कोई व्यक्ति है, गुनाह किया है और तो उसको अपने खिलाफ ही गवाही कर देने के लिए, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं उस पर डाला जाएगा, किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। ये बात इसमें कहा गया आर्टिकल्स 20 में। तो आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधियों को संरक्षण देना है। साथ ही साथ और क्या कहा गया है, एक गलती की एक सजा, और जिस समय वो गलती कर रहा होगा, क्राइम कर रहा होगा, उस समय के जो कानून व्यवस्था होगा उसके अनुसार ही उसको सजा मिलेगा। तो ये सारा गवाही देने के लिए फोर्स भी नहीं करना है। तो ये सारा प्रावधान किस में है, 20 में। अब आते हैं आर्टिकल्स 21। आर्टिकल्स 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात प्राण मतलब हमारा कोई शरीर से प्राण नहीं निकाल सकता है। ये गुनाह है, ये अपराध है, ये क्राइम है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। तो ये हो गया प्राण। और दैहिक मतलब हमारे देह का, शरीर का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जैसे कोई आदमी अगर कह दे कि प्राण तो हम तुम्हारा थोड़ी ना लिए, लेकिन मेरा वो हाथ काट के लेके चला जाएगा, तो क्या वो अपराध नहीं है?
तो वो भी अपराध है। यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारा कोई मर्डर नहीं कर सकता है। साथ ही साथ हमारे शारीरिक नुकसान की बात जब आएगी तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत वह अपराध होगा और उसके लिए उसको सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल्स 21 में। तो आर्टिकल्स 21 कह रहा है। उसके बाद आता है शिक्षा। देखिए अब इसमें ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हालांकि और अभी हम बस समझा रहे हैं आपको कि कौन कौन से आर्टिकल्स में किस चीज़ की व्याख्या की गई, फिर आगे और इसमें कुछ कुछ पॉइंट है बाद में जो जोड़ा गया या कुछ ऐसा हम बताएंगे। पहले 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल्स 21 के ही क में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। पहले भारतीय संविधान के मूल संविधान में अगर बात करें तो शिक्षा का पाने का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं था, लेकिन इसे 86 नंबर का संविधान संशोधन 2002, 86 नंबर संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा पाने के जो अधिकार है उसे मूल अधिकार में ऐड कर दिया गया। वो भी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। किसमें? आर्टिकल्स 21 के क में इसे ऐड किया गया है। और इसमें ये जो शिक्षा पाने का अधिकार है इसे लागू कब किया जाता है? तो 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू कर दिया जाता है। और इसी आर्टिकल्स 21 में एक और ऐड किया गया, क्या? तो निजता के अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति का पर्सनल लाइफ कुछ होता है, तो ये जो पर्सनल लाइफ की बात किया गया है तो इसी पर्सनल लाइफ में निजता की जो बात आती है तो इसको भी इसी आर्टिकल्स 21 में ऐड किया गया। और यह 2016 में इसको ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 2016 में। तो आर्टिकल्स 21 में पहले से ही था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि मेरा किसी प्रकार का कोई प्राण हरण नहीं कर सकता, साथ ही साथ मेरे शारीरिक नुकसान को भी कोई नहीं कर सकता, मेरे शरीर को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर सकता। साथ ही इसमें 2 और ऐड किया गया, एक शिक्षा पाने का मूल अधिकार होना चाहिए और तीसरा नेक्स्ट निजता का अधिकार। अब आता है आर्टिकल्स 22। आर्टिकल्स 22 में क्या कहा गया है? गिरफ्तारी से संरक्षण। जैसे कोई व्यक्ति क्राइम कर लेगा और तो उसके लिए उसको तो गिरफ्तार किया जाएगा। तो गिरफ्तार ऐसा नहीं है कि कोनो आदमी के घर में आप चले जाइएगा, बोलिएगा कि आपको गिरफ्तार करते हैं, ले जाएंगे पकड़ के जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है बाय द वे, तो उसको जब कोई गिरफ्तार करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे उसको वारंट दिखाना होगा। जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे पहले उसको वारंट दिखाया जाएगा कि आपके नाम का वारंट जारी हुआ है और आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जाकर के वह गिरफ्तारी होगी उसकी और फिर वो लेकर के उसको जा सकता है। तो ये गिरफ्तारी से संरक्षण। नहीं तो ऐसा होगा कि किसी के भी घर में कोई जला जाएगा, उसको पकड़ के लेके जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं। जब तक सरकार के द्वारा वारंट जारी नहीं होगा उसके नाम के गिरफ्तारी के, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल्स 22 वही कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है। और इसमें एक और बात कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि वारंट जारी किया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटा के अंदर, देखिए आने जाने का जो ट्रेवलिंग टाइम है, ट्रेवल करने का जो टाइम है, उसको छोड़ करके गिरफ्तार किया गया 100 टाइम, और उसके बाद 24 घंटा उसको ऐड कीजिए, केवल उसमें आने जाने का टाइम को छोड़ करके उस बीच में 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसके लिए कानून व्यवस्था है वो देखा जाता है। तो ये 24 घंटा के अंदर में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। फिर आता है पसंद का वकील। बाय द वे कोई व्यक्ति क्राइम किया, क्राइम करने के बाद उसके नाम का वारंट जारी हुआ, वारंट जारी होने के बाद उसे पकड़ के जेल में डाला गया है, उसे मजिस्ट्रेट के पास भी ले गया गया, तो फिर क्या होगा कि उसको अब अपने बचाव में काम करना होगा। जो क्राइम किया है वो अपने बचाव के लिए तो कुछ काम करेंगे ना, तो वो अपने बचाव के लिए अपने पसंद का कोई भी वकील को रख सकता है अपने बचाव करने के लिए, उस पर मुकदमा चलेगा।
तो ये बात है कि पसंद का वकील अगर कोई रखता है तो ये अधिकार किसके द्वारा दिया गया? आर्टिकल्स 22 के द्वारा। इसीलिए आप देखते हो यह कि भारत में ना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बड़े से बड़े घिनौना अपराध किए हैं, लेकिन उसके लिए भी, उसके बचाव के लिए भी वकील खड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे मतलब, तो किसके कारण ऐसा हो रहा है? आर्टिकल्स 22 के ही कारण, क्योंकि ऐसा प्रावधान किया गया हमारे मूल अधिकार आर्टिकल 22 में कि कोई अपराधी अगर रहेगा तो उसके बचाव के लिए वो अपने पसंद का वकील खड़ा कर सकता है, ला सकता है चुन करके। तो वो उसकी अपनी निजी राय होगी कि वो किसको चुनेगा। तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक ले। 19 में कितने हैं? 7। और फिर 19 के बाद 20 में क्या कहा गया है? तो 20 में कहा गया है अपराधियों को संरक्षण देना। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है। देखिए 22 एकदम याद रखिएगा, यहाँ पर 22 है ना, 22 का मतलब हो गया कि दू को बात इसमें कहा गया है। तो दू को बात क्या कहेगा? एगो बात हो गया इसमें। इसका एक कहना का उद्देश्य है कि अगर किसी को गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटा के अंदर में मजिस्ट्रेट के पास लाएंगे। नेक्स्ट 2 का मतलब क्या हो गया कि इसको पसंद का वकील रखने का अधिकार है। तो 22 का मतलब इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। अपराधियों को संरक्षण के बाद जो कहा गया है इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में, तो गिरफ्तारी के संरक्षण में 2 पॉइंट, एक 24 घंटा में प्रेजेंट करने का और दूसरा उसको अपने पसंद का वकील रखने का, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता रहता है। 20 में भी बहुत कम कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों में अपराधी के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर 20 में क्या है? अपराधी के संरक्षण है। तो इसमें कहा गया कि जैसा जिस समय वो अपराध करेगा उस हिसाब के कानून लागू होगा उस पर। एक बार गलती करेगा तो एक सजा उसको मिलेगा। अपने खिलाफ वह गवाही नहीं देगा, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, दे सकता है लेकिन उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध यानी कि हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी मूल अधिकार में बताया गया है 23 में और 24 में। 23 क्या कहता है? बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बलात् श्रम का क्या मतलब होता है कि यदि हम किसी व्यक्ति से काम करवा लेते हैं और उसके बदले में उसे पारिश्रमिक नहीं देते, अर्थात उसको हम उसके काम का पैसा नहीं दिए, तो वही कहलाता है बलात् श्रम। पहले ऐसा बंधुआ मजदूरी जैसे होता था कि काम करवाते थे, वही मेरे घरे रहेगा, उसको कोई पैसा कौड़ी नहीं दिया जाता था। तो उसी प्रकार की व्यवस्था को यहाँ पर रोक लगाने की बात की गई है। बलात् श्रम यानी कि कोई व्यक्ति श्रम करेगा लेकिन उसके अगर कहीं वो श्रम करता है तो उसको फ्री में नहीं काम करवाना है उससे, उसके लिए एक उसका मूल वैल्यू निर्धारित रहेगा, उसका पेमेंट कितना होना चाहिए वो निर्धारित होगा और वो उसको देना पड़ेगा। तो ये बलात् श्रम के बारे में बताया गया है कि बलात् श्रम पर रोक लगाया गया है, फ्री में काम नहीं करवाना है किसी से भी। आर्टिकल 23 में ये। आर्टिकल 24 में क्या कहता है? बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाना है। भाई कहाँ पर? तो किसी भी प्रकार के उद्योग या कारखाना जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस काम हो सकते हैं, तो उन सारे कामों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। तो ये बात कहा गया कहाँ पर? तो आर्टिकल 24 में। शोषण के दोनों विरुद्ध है, क्योंकि आप एक व्यक्ति से अगर काम करवाते हैं और उसका पैसा नहीं देते हैं तो वो भी उसका शोषण है। और बचपन में पढ़ने के समय में, खेलने के समय में उसको अगर आप किसी बड़े खतरनाक कारखानाओं में काम पर लगा देते हैं तो उसकी जो बचपना है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए इस पर उसका भी एक तरह का शोषण है, क्योंकि उसका मेंटली और शारीरिक रूप से उसका विकास अभी नहीं हुआ है उस तरह के काम को करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर शोषण के खिलाफ के अपराध में ही 24 नंबर का जो आर्टिकल है यह बताता है कि बच्चों को खतरनाक काम करने से रोका जाए। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध 23 और 24। नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात आएगी तो इसमें हो जाएगा 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता में कौन कौन से आर्टिकल? 25 to 28 यानी 25 से 28 तक ले जितने भी आर्टिकल्स है, इस सारे आर्टिकल्स के अंतर्गत धर्म के संबंध में स्वतंत्रता की बात की गई है।
देखिए आर्टिकल्स 25 से शुरू करते हैं। आर्टिकल्स 25 में कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि हम धर्म मानना और न मानना ये मेरी निजी राय होगी। इसमें किसी भी प्रकार के किसी समाज समूह या किसी भी संगठन का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए कि हम कौन सा धर्म अपनाएं, कौन सा धर्म को छोड़ें, हम किस प्रकार के पूजा में आस्था में विश्वास करें, वो मेरी निजी राय होगी। तो यही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जब बात आएगी तो आर्टिकल्स 25। आर्टिकल्स 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें क्या कहा गया है कि समूह में हम किसी प्रकार के धर्म से, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी सामूहिक कार्यक्रम जो होगा वो कर सकते हैं। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा, छठ, ये सब होता है ना, तो ये ईद मनाते हैं, तो ये सारा जो आता है यही धार्मिक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हो जाएगा। ये नेक्स्ट आता है 27 नंबर। ये कहता है धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इन सभी जगहों पे जो धन संपत्ति पड़ा हुआ है उस पर किसी प्रकार के टैक्स को नहीं लगाने की बात की गई है आर्टिकल 27 में। इसीलिए मंदिर सब में बहुत ज़्यादा खजाना रहता है। तो आप जानते भी हो कि सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था गजनबी ने। तो ये जो है ना बात यहाँ पर धार्मिक धन के बारे में, तो यही जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि सारे चर्च वगैरह में जो धन संपत्ति एकत्रित किया गया है उस पर किसी प्रकार के टैक्स लगाने से मना किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के तहत। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई मंदिर में पैसा दिया गया, लोग दान के द्वारा ही देते हैं, तो वहाँ पर पैसा है वो ट्रस्ट का पैसा के अंतर्गत हो जाए। अब क्या हुआ कि उस मंदिर के देख रेख, उसका संरक्षण, उसके डेवलपमेंट और उसके साथ ही साथ अन्य धार्मिक जो कार्यक्रम है उन सारे चीज़ों को देखने रखने का काम उसी मंदिर के ट्रस्ट के पैसे से ही होता है। तो ये इसीलिए ऐसा उस पर कोई, क्योंकि वो भी एक तरह का सामाजिक कार्य ही है, समाज की प्रगति और समाज की भलाई के लिए ही कार्य करती है। तो इसीलिए धार्मिक धन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाने की बात क्या गया है किसमें? आर्टिकल्स 27 में। अब आते हैं हम आर्टिकल्स 28 में। 28 क्या कहता है? सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। देखिए सरकारी जितने भी स्कूल है उसमें कोई यज्ञ होता है? नहीं होता। कोई नमाज पढ़ता है बैठकर? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यह बात कहा गया है 28 में कि कोई भी सरकारी संस्था जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, यानी सरकार उसको ऑर्गेनाइज करके उसको पैसा वगैरह सब चीज़ फाइनेंस वगैरह करे, यानी सरकार के द्वारा अगर चल रहा है तो उसमें किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने तो हमको बैठा करके लोग महाभारत, गीता, रामायण पढ़ाना शुरू कर देगा, या फिर कुरान वगैरह में पढ़ाना शुरू करके पूजा कैसे करना है, अजान कैसे होगा, गुरुद्वारा की पूजा कैसे होगी। मतलब जितने भी धर्म के अलग अलग की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो धार्मिक शिक्षा होती है उसके बारे में कहा गया है कि सरकारी संस्थानों में स्कूलों में धर्म से जुड़ा हुआ किसी प्रकार के शिक्षा नहीं दिया जाएगा। निजी अपना खोल सकते हैं, उसके लिए कोई रोक भी नहीं है, निजी अपना करिए। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। कितने आर्टिकल्स हो गया? 25 से 28, 4 गो आर्टिकल्स है। 25 में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म के संबंध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 26 में क्या है? समूह में हम जाएंगे, अपना धार्मिक कार्यक्रम मना सकते कोई भी। उसके बाद 27 क्या कहता है? धन पर टैक्स लगाने से रोकता है। कौन सा धन? तो जो मंदिर का धन है, जो गुरुद्वारा का धन है, यानी कि जो धार्मिक धन है उस पर टैक्स लगाने से रोका जाता है। 28 क्या कहता है? कि सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा हम नहीं देंगे। नेक्स्ट कहता है संस्कृति एवं शिक्षा के बारे में बात किया गया। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित
मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया, सबसे पहले तो उसको देखेंगे। आर्टिकल्स 29 से 13 के बीच में इसके प्रावधान है। आर्टिकल्स 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, देखिए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार के परिभाषित नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। तो ये थोड़ा सा ही है कि अल्पसंख्यक भारत में कौन है, इसका डिफिनीशन कहीं संविधान में नहीं मिलता है। संविधान में इसका डिफिनीशन नहीं है। किसका? अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक दो आधार पर माना गया है। कौन कौन से? तो भाषा के आधार पर और उसके साथ ही धर्म के आधार पर। भारत में अल्पसंख्यक दो आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। तो इसमें कहा गया क्या है कि वैसे लोग जो भारत में जिसकी जनसंख्या, जिस भाषा की जनसंख्या 50% से कम होगा, उसमें साथ ही साथ धर्म के बारे में भी वही है कि 50% से जिसकी जनसंख्या कम होगी वह अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत शामिल होंगे। इसीलिए भारत में मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बट 50% नहीं होने के कारण वो आज भी क्या है? अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करता है कौन सा? आर्टिकल्स 29। आर्टिकल्स 29 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की गई है। और अल्पसंख्यक कितने आधार पर निर्धारित किया गया है? दो आधार पर, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। शैक्षणिक संस्थानों में जाने से किसी भी अल्पसंख्यकों को रोका नहीं जाएगा। यानी कि कोई पंडित जी आ जाएंगे, किसी प्रकार का अगर कोई शिक्षा संस्थान चल रहा है तो उसमें उसको हम रोक नहीं सकते हैं कि नहीं नहीं तुमको नहीं पढ़ाएंगे हम, तुम जाओ, ऐसा नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर तो हिंदू धर्म अल्पसंख्यक नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उनकी ही है, तो उनकी तो बात अलग है। बट अन्य धर्मों के जो लोग होंगे, जैसे ईसाई हो गए, इस्लाम के मानने वाले होंगे, तो ये सब जो है वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। तो उनको किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में जाने से उसको रोका नहीं जाएगा। वो कहीं भी जा सकते हैं अपना शिक्षा ग्रहण करने का इच्छा से, अगर वो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब जा कर के तोड़ फोड़ करने लगेंगे तो उसको कहेंगे आओ आओ स्वागत है तुम्हारा, ऐसा नहीं है। वह अगर वहाँ जा कर के किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान में जा कर के वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसे ये करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल्स 29 के तहत। किसी भी शिक्षण संस्थान में जा कर के वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल्स 30 क्या कहता है? आर्टिकल्स 30 में कहा गया अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोल सकता है। देखिए यहाँ पर तो कह दिया कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण दो। अब मन में एक क्वेश्चन आया, अल्पसंख्यक कौन? तो भारत में अल्पसंख्यक कौन है? तो भारत में वो हिंदू को छोड़ करके सब अल्पसंख्यक आता है क्योंकि बाकी सभी की जनसंख्या 50% से कम है। तो एक तो ये आ गया। तो कहा कि दो तरह के लोग यहाँ अल्पसंख्यक है। एक तो वो जो धार्मिक आधार पर जिनकी जनसंख्या कम है 50% से, वो भी है। दूसरा कौन? तो जिन भाषा के आधार पर। तो कहा कि ठीक है, तो ये दो अल्पसंख्यक होगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी अल्पसंख्यक होगा वो जा कर के अपना पढ़ सकता है, ज्ञान अर्जन कर सकता है। तो बोला ठीक है, जाओ पढ़ो लिखो। आर्टिकल 30 क्या कहा कि ये तो ठीक है, अल्पसंख्यक ये लोग हैं, अल्पसंख्यक मेरे संस्था में आके पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो 30 कहता है अगर अल्पसंख्यक के मन में ये विचार आ गया कि मैं भी अपना एक संस्था खोल लूँ, क्यों? उसे लग गया कि मेरी जो भाषा है, मेरी जो लिपि है, इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जा कर के इस भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या ही समाप्त हो जाए या फिर कुछ ऐसा उनके, यानी कि वो अपनी भाषाओं को या लिपियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से कि वो बना रहे आगे के टाइम में भी। तो इसके लिए अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है अपनी लिपि एवं अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए। तो इसमें ईसाई मिशनरी भी आ जाएगा और मदरसा भी आ जाएंगे, ईसाई मिशनरी और मदरसा। नेक्स्ट आता है
संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं यह संविधान की आत्मा है और इसके द्वारा ही 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार के रीटों के हम कल बताए थे, हालांकि इसको एक ट्रिक में भी हम याद रखेंगे, पहले इसको ऐसे याद रख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी को यदि आप बंदी बनाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो उसको 24 घंटा के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा शरीर सहित, ऐसा नहीं कि मार के, शरीर जीवंत रूप में उसको प्रस्तुत करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला हो गया। दूसरा कहता है परमादेश। परमादेश जो होता है कर्तव्यों का बोध कराने हेतु यह जारी किया जाता है अधिकारियों के लिए। यह किसके लिए होता है? अधिकारी या कर्मचारी। जैसे कोई अधिकारी है, ऑफिसर है या कोई कर्मचारी है, वह अपना कर्तव्य भूल गया है, उसको पता ही नहीं कि हम किस लिए नियुक्त हुए थे, हमको करना क्या था, कर क्या रहे हैं। जब कोई ऐसा होगा, कोई व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, तो उसको अपने कर्तव्यों का भान कराने के लिए, याद दिलाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। याद रखेंगे परमादेश। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम किस लिए नियुक्त हुए हो वो काम करो, तो अपने कर्तव्यों को याद करो कि तुम किस लिए यहाँ आए हो। तो यही बात परमादेश। हम लोग कहते हैं ना कि धरती पर क्यों आए हो पता ही नहीं चलता है, तो यहाँ पर भी याद रखेंगे कि हम क्यों नियुक्त हुए हैं। अधिकारी या फिर ऑफिसर का कर्मचारी वगैरह जो भी है, उसको ये याद होना चाहिए, अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। तीसरा आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है, किसके लिए? तो अपनी निचली अदालतों के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये जारी कर सकता है उत्प्रेषण, और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, साथ ही साथ अपने निचली अदालतों के लिए जारी करेगा। कब? यदि कोई निचली अदालत किसी अधिकार क्षेत्र में जाकर, यानी कि उसे, जैसे कि कोई केस है, कोई क्षेत्र में हुआ, जस्ट लाइक आप मान लेते हैं कि ये पटना है, पटना का, पंजाब का क्षेत्र है, पटना ही लिखिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अंत है कि ये पटना का क्षेत्र है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्राइम हुआ है। कहाँ पे? तो आप देख लेते हैं ये गांधी सेतु पुल, गांधी सेतु पुल, यहाँ पर कोई क्राइम हुआ है और वहाँ पर, तो पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, या फिर पटना के यहाँ के पटना हाई कोर्ट ने क्या किया कि इसके बारे में, ये क्राइम यहीं पटना हाई कोर्ट में आया और पटना हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी कर लिया और सुनवाई करके फैसला दे दिया। तो बाद में पता चला सुप्रीम कोर्ट को कि यह क्राइम का जो एरिया था, क्षेत्र था, वो पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत का था ही नहीं, ये तो अलग जगह का था। तो फिर जा कर के इसको क्या किया जाएगा, इसको इस क्राइम से जुड़े हुए सारे फाइल को सुप्रीम कोर्ट मंगा लेती है और उसके फैसला को रद्द कर देगा। तो उत्प्रेषण लगा करके जो निचली अदालत है, अगर किसी प्रकार का फैसला दे दिया है जो उसके अधिकार में नहीं था, तो उस फैसले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट, यानी उससे ऊपर वाले जो कोर्ट है, वो क्या करेगा, उस उत्प्रेषण लगा के उसे रोक देगा, रद्द कर देगा। तो यही कहलाता है उत्प्रेषण। यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगी तो हाई कोर्ट को, या फिर निचली अदालत, हाई कोर्ट करेगा किसी निचली अदालत को अपने से। तो ये उत्प्रेषण, फैसला को जब रद्द करने की बात आती है। तो उसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होगा, क्षेत्राधिकार से बाहर, यानी कि अपने क्षेत्र के अधिकार से जब कोई बाहर जाकर के काम करने लगता है, तो ये प्रतिषेध लगाया जाता है। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा। यदि कोई निचली अदालत अपने कार्य क्षेत्र से निकल करके बाहर के कार्य क्षेत्रों में जाकर के इंटरफेयर करने लगेगी, तो वहाँ पर प्रतिषेध लगाया जाएगा। उसको प्रतिषेध यानी रोक दिया जाएगा कि आप यहाँ कहाँ आए, जाइए अपने क्षेत्रों में काम कीजिए। तो यही क्षेत्राधिकार से बाहर जाने पर अगर कोई
निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसको रोकने के लिए देखिए यहाँ पर फैसला सुना दिया है तो उत्प्रेषण लगा के, यदि फैसला अभी नहीं सुनाई है, कोर्ट अभी काम कर ही रही है, यानी कि अपना उनकी सुनवाई हो ही रही है, तो उसी बीच में यदि पता चल गया तो उसको रोक दिया जाएगा बीच में ही कामों को। तो बीच में काम को रोकने के लिए उत्प्रेषण। अगर फैसला दे दिया गया है तो उसको रद्द करने के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी प्रतिषेध, और उसको फैसला को रद्द करने के लिए प्रतिषेध। फैसला रद्द करेंगे हम प्रतिषेध के द्वारा, और अभी मुकदमा चल ही रहा है उसी को रोक देंगे बीच में तो क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। बीच में चल रहे फैसला को रोकने के लिए प्रतिषेध, फैसला दे दिया गया उसको रद्द करने के लिए उत्प्रेषण। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अधिकार परीक्षा। क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। जब योग्यता से बढ़ करके हम कार्य करने लगते हैं, हमारी योग्यता है नहीं, जैसे कि कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ कर्मचारी के तौर पर और वो ऑफिसर के तौर पे काम करने लगा है अपनी योग्यता से बढ़ करके, तो वैसे लोगों के लिए कौन सा रिट जारी होगा, अधिकार परीक्षा की। अपने दायरे में रहकर काम करो, अपने अधिकार में आओ, अपनी योग्यता से बढ़कर काम नहीं करो। तो योग्यता से बढ़कर यदि कोई कर्मचारी अधिकारी काम करने लगेगा तो उसके लिए हो जाएगा अधिकार परीक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करेंगे, 5 प्रकार के। अगर हम इसको याद रखें तो एक ट्रिक में भी याद रख सकते हैं। बंदी पति परमेश्वर, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से परमादेश, पति से प्रतिषेध, पति से क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, याद रखेंगे। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, जिसका पति बंदी रहता है तो बंदी पति परमेश्वर होते हैं, जय हो राम जी की। उसका अधिकार है कि हमारा बंदी भी पति है तो क्या है, वो है हमारा देवता है, परमेश्वर है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और आर्टिकल्स देखिए। हम अभी आपको लगभग सारे जो अधिकार थे मूल अधिकार के तहत वो सारे अधिकार बता चुके हैं और आर्टिकल्स 32 तक ले हमने क्लियर कर लिया है। अब आते हैं 33 में क्या कहता है। आर्टिकल्स 33 कहता है कि देश हित में प्रतिबंध, मतलब क्यों, ये क्या इसका मतलब हुआ, यानी कि वैसे व्यक्ति जो देश हित के लिए काम कर रहा है, जैसे सेना, गुप्तचर, रॉ एजेंट, ये जो, तो ये आईबी, तो ये जो हमारा है ये सब संस्था है, जैसे सेना, गुप्तचर, रॉ एजेंट, इन सब के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस लिए, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा बनी रह सके। यदि वो व्यक्ति आकर के ऐसे बोलने लगेंगे, उसके अधिकार को रोका नहीं जाएगा, तो इससे देश की सुरक्षा क्या हो सकती है, खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए सेना, गुप्तचर, रॉ एजेंट, आईबी, इन सारे जो गुप्तचर संस्थाएं, उन सबके अधिकारों को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। कौन सा अधिकार, तो वो विचार अभिव्यक्ति वाला जो बात आ जाती है, तो उन सब के अधिकारों पर, मूल अधिकार में कुछ चीज़ों को, कुछ जो मूल अधिकार है उस पर उसे रोक लगा दिया गया है। वो कुछ भी विचार नहीं कर सकते, वो कुछ भी सोच करके बोल नहीं सकते हैं अपने मन में, तो इसीलिए क्या गया। आर्टिकल 34 क्या कहता है, सेना के कानून कहीं भी, अब देखिए मार्शल लॉ, संसद भारत के जो क्षेत्र हैं उसमें कहीं भी लागू कर सकती है। किसके तहत, आर्टिकल 34 के तहत।
तो आर्टिकल 34 क्या कहता है कि संसद मार्शल लॉ को भारत के क्षेत्रों में कहीं भी लागू कर सकता है, सेना के कानून को। 34 हो गया। आर्टिकल 35 में जो बात है कि भाग 3 के तहत जो मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं उन सारे प्रावधान के बारे में बताता है कौन? आर्टिकल 35। तो ये हमारा मूल अधिकार से जुड़ा हुआ लगभग सारे जो आर्टिकल्स थे वो क्लियर हो गए हैं। देखिए संविधान के भाग 3 आर्टिकल्स 12 से लेकर के 35 तक ले रहा और आज हमने ये सारा क्लियर किया। 12 में क्या है? तो परिभाषा है, मूल अधिकार की परिभाषा, जो हम आपको अभी ही कल के वीडियो में ही आपको बता दिया गया था। तो ये परिभाषा के बारे में है और फिर आगे के बारे में सारा बताया गया है। फिर आपातकाल के बारे में बताया गया है। अब आपातकाल की परिस्थिति में कुछ मूल अधिकार के बारे में बताया गया है कि रोक लगाया जाता है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। आपातकाल की स्थिति कब होगी? देखिए भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। एक आता है आर्टिकल 352, एक आता है आर्टिकल 356 और एक आता है आर्टिकल 360। 352 के तहत कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो कहा गया कि जब कोई भी किसी प्रकार का आपातकाल की बात आ जाएगी, यानी कोई युद्ध का आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल 3 कंडीशन में, युद्ध या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, देश पर हमारा मतलब भारत पर कोई आक्रमण कर दे, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी। जब भी देश में आपातकाल लगेगी तो आर्टिकल 358 यानी कि 358 एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुआ ऐसे ही तुरंत आर्टिकल 358 एक्टिव होगा। और यह क्या करेगा एक्टिव करके? तो आर्टिकल 19 के तहत जो अभी आपको हम बता रहे थे कि 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, उसे समाप्त कर देता है कि आपको जो 19 में दिया गया जितने भी स्वतंत्रता का अधिकार है वह सभी समाप्त, कोई समाप्त नहीं करेगा, ऑटोमेटिक जैसे आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति इधर करेंगे, इधर ये आर्टिकल 19 समाप्त। उसके बाद आता है दूसरा कि ये तो ठीक है कि आर्टिकल 19 समाप्त हो गया 358 के तहत, लेकिन और भी तो मूल अधिकार में दिया गया है अधिकार हम लोगों को, तो वो आर्टिकल 19 के अलावा अन्य जितने भी अधिकार है अगर उसको समाप्त करना होगा, उसको रोकना होगा, यानी प्रतिबंधित करना होगा, उसको निलंबित करना होगा, तो क्या होगा? तो उसको निलंबित करने के लिए 359 आर्टिकल 359 लागू किया जाएगा और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया जाएगा कि हम ना आर्टिकल्स अभी 15 को समाप्त करते हैं, मतलब प्रतिबंधित करते हैं, रोक लगाते हैं, निलंबित कर रहे हैं। प्रतिबंधित और निलंबन का मतलब भी हम थोड़ा सा बता देंगे। निलंबन मतलब होता है कम समयों के लिए, यानी कि अभी जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है इसके लिए हम रोक रहे हैं, तो ये हो जाता है निलंबन और यह राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यदि लंबे टाइम के लिए अगर उसको रोक दिया जाएगा, यानी कि वो नहीं लागू हो सकता है, वो कानूनी का अधिकार बन जाएगा, उसको हमेशा के लिए समाप्त करने की जब बात आएगी तो वो हो जाएगा प्रतिबंध और वो संसद करती है। तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा यह निलंबन के तहत होगा। तो लेकिन आर्टिकल्स 20 और 21 के तहत यह कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति में भी जब 359 एक्टिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि अन्य जितने भी अधिकार दिए गए मूल अधिकार उसको तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाए, कैसा भी आपातकाल क्यों नहीं हो जाए, लेकिन कभी भी 20 और 21 समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक, यानी कि ऐसा नहीं कि आपातकाल लागू हुआ तो हम चाकू लेके सबके मारने चले गए, तो ये हो गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और 20 में है संरक्षण की बात कहा गया है, तो ये 20 और 21 कभी समाप्त नहीं करने की बात की गई।
अब आता है देखिए, निलंबन कौन करेगा मौलिक अधिकार को? तो राष्ट्रपति। और प्रतिबंध कौन करेंगे? तो संसद। इसीलिए आप सभी जानते हैं कि भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 है। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त करके, प्रतिबंधित करके संसद के द्वारा ही इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। भाग 12 आर्टिकल्स अगर हम कहें तो 300 क में जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि यह अब संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है? कानून का अधिकार। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको ऐड किया गया कानूनी अधिकार के तहत। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन रहते हैं? मोरारजी देसाई जी। तो ये लगभग आपको मौलिक अधिकार से जुड़े हुए सारे आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल्स क्या प्रावधान करती है, कितने क्या क्या प्रकार के हमें कौन कौन से प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, सारे हम आपको क्लियर किए हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा इस तरह से पढ़ करके। कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। और हम आप लोगों के बीच नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट होते हैं अगले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।